नमस्कार दोस्तों, हमारे AKR रामनगरिया चैनल पर आपका फिर स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर मनोज जी हैं और इनसे पूछेंगे आज रेबीज के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अनिल, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप रेबीज़ के बारे में एक वीडियो बनाना चाहते हैं, जनहित के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। आपको पता है कि दक्षिण हरियाणा में बहुत सारे केसेज़ रेबीज़ के आते हैं, तो ऐसे में लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस वीडियो को बनाने में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये रेबीज किस तरह की बीमारी है? देखिए अनिल, रेबीज़ सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बीमारियाँ कई तरह से होती हैं। कुछ बीमारियाँ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया फंगस से होती हैं। एक अलग तरह का भी एक इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म है जिसको वायरस कहते हैं। तो ये एक वायरस होता है जिसकी वजह से रेबीज़ बीमारी होती है, और ये ज़ूनोटिक डिजीज़ इसको बोलते हैं। खासकर एनिमल्स से ये फैलती है, खासकर वो एनिमल जिसको रेबीज़ पहले से हो चुकी है, या रेबीज़ के कॉन्टैक्ट में रहा हो। तो मोस्टली रेबीज जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है, और ब्रेन को अफेक्ट करती है, ब्रेन में उसकी फंक्शनिंग को पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और एक बात और, इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी को रेबीज हो जाती है तो 100% डेथ रिपोर्टेड है ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा। मतलब मानव इतिहास में आ, ऐसा बहुत रेयर केसेस है कि कहीं कोई सर्वाइव हुआ। मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा था कि 3 केस ऑल ओवर वर्ल्ड जो है सर्वाइव किए हैं रेबीज होने की वजह से। तो ये बहुत ही खतरनाक फेटल, मतलब हम कह सकते हैं कि जानलेवा डिजीज है, इसलिए इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये रेबीज फैलती कैसे है? देखिए अनिल, ये बीमारी पहले से कभी किसी में नहीं होती। ये इन्फेक्टिव डिजीज है। ये हमेशा उस जानवर के काटने से या उसके कांटेक्ट में आने से होती है जिस जानवर को पहले से ये हो चुकी है। कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है मोस्टली। तो उस एनिमल के कांटेक्ट में आने से ये हो सकती है। उस एनिमल के कांटेक्ट में आए और उसका जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे सलाइवा है, फीकल मैटर है, या फिर उसका यूरिन है, उसके कांटेक्ट में आने से वो वायरस अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो ये बीमारी हो सकती अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या-क्या होंगे? इसमें अगर किसी को रेबीज हो जाए तो क्या लक्षण होंगे इसके? है। देखिए अनिल, सबसे पहले तो पता है इसका तभी लग जाता है कि जब हमें ये पता लगता है कि किसी पागल कुत्ते ने या किसी अफेक्टेड बिल्ली वगैरह इस तरह के जानवर ने काटा है। कि बंदा आके खुद ही कह रहा है, पेशेंट कह रहा है कि जो मेरे को तो पागल कुत्ते ने काटा है, हम कंसीडर कर लेते हैं इसको रेबीज हो चुकी है। लेकिन जब तक साइन सिम्टम ना आए तब तक हम नहीं कहते कि कोई डिजीज हो रही है। तो इसका जो साइन सिम्टम, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 3 महीने होता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि 1 हफ्ते से लेकर के 1 साल तक लग जाता है इसका साइन सिम्टम बॉडी में आने में। अच्छा। ऐसा भी देखा गया है। तो कई बार, मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुत्ते ने काटा और 7 दिन में उसको रेबीज के लक्षण आ गए, और ऐसा भी देखा गया है कि कुत्ते ने काटा और 1 साल बाद उसको लक्षण आए हैं। ऐसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उस एनिमल ने किस जगह पे काटा है, वो बॉडी का हिस्सा ब्रेन से कितनी दूर है। अच्छा, ये हाँ जी। मेन मेन क्वेश्चन है मेन ये। मेन मेन क्या। बहुत ही मेन बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि ब्रेन से कितना दूर काटा है, जो भी किसी भी जंगली जानवर ने आपको काटा है, तो ये मेन क्वेश्चन ये है। हाँ, मेन मेन बात ये है, मेन बात डिस्टेंस है जो है मैटर डिस्टेंस। कर रहा है। डिस्टेंस दूसरी मैटर। बात इसमें होता है वायरल लोड। वायरल लोड का मतलब कि कितने ज्यादा वायरसेस उसके सलाइवा में थे जो बॉडी में एंटर हुए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और बहुत ही कम रोल इसमें इम्यूनिटी का भी है। बहुत कम रोल है कि भाई इम्यूनिटी ज्यादा है तो भाई उसको कम इन्फेक्शन हो सकता है या उसको नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्टेड नहीं है कि इम्यूनिटी का कोई रोल है रेबीज में। अगर कोई रैबिड एनिमल कांटेक्ट में आ गया है, उसकी पूरी संभावना है कि उस इंसान को रेबीज हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये रेबीज कितने प्रकार की होती हैं ये इसमें? है। देखिए वैसे तो इसमें 2 टाइप की रेबीज रिपोर्टेड है।
इसमें एक तो फ्यूरियस रेबीज होती है और एक पैरालाइटिक रेबीज होती है। फ्यूरियस जो रेबीज होती है, इसमें जो पेशेंट है उसमें एजिटेशन आ जाता है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अच्छा। वो इरिटेटिव होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और अबनॉर्मल बिहेव करता है, मुंह से लार गिरने लग जाती है उसको, और उसको गले में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से उसको हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पानी से उसको है डर लगता है पानी देखते ही। अच्छा। कुछ पेशेंट को एरोफोबिया भी हो जाता है। एरोफोबिया मतलब हवा से उसको दर्द हो जाता है एकदम बॉडी से, वो डरता है हवा से। अच्छा। और इस तरह के जो पेशेंट में जब होता है ये, तो अल्टीमेटली डेथ उसकी कार्डियोपल्मोनरी फेलियर की वजह से होती है, मतलब हार्ट और लंग उसके काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूरियस रेबीज होती है। और पैरालाइटिक रेबीज में क्या होता है कि जो वायरस जो जो धीरे धीरे ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है, नर्व के थ्रू, नर्व के अंदर चलता है, जो नर्वस टिश्यू में एंटर करेगा तो नर्व के थ्रू करता है, तो धीरे धीरे ब्रेन को ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में पैरालिसिस के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और दोनों केसेस में ये भी हो सकता है कि जो घाव है उसके अराउंड बहुत ज्यादा दर्द हो, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन हो, या फिर बर्निंग सेंसेशन हो, या फिर इचिंग बहुत ज्यादा उसको महसूस हो। ठीक है ना, तो उसके अराउंड उसको ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है जहां पे काटा गया था उसको। तो पैरालाइटिक जो रेबीज है, इसमें धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस होने के बाद इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो कोमा में जाने की वजह से कई बार ये अनडायग्नोज्ड भी रह जाती है इंसान, या डॉक्टर कई बार सोचते हैं कि भाई ये कोमा किसी और कारण से गया है, पर वो रेबीज को डायग्नोज नहीं कर पाते या नहीं करते। क्योंकि कई बार ये मान लीजिए 6 महीने पहले, 7 महीने पहले किसी रैबिड एनिमल कांटेक्ट में आया था और पेशेंट भूल गया इस बात को, और आज आया है और वो बेहोश होकर के आया है, कोमा में आया है, तो उसके डॉक्टर मोस्टली एमआरआई सीटी स्कैन करा रहे हैं, दूसरे टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके अंदर जो है रेबीज का वायरस है। तो कई बार ऐसा होता है कि पैरालाइटिक जो रेबीज है ये अनडायग्नोज रहती है और अनरिपोर्टेड है। तो दो तरह की रेबीज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि रेबीज के लिए किस कौन-कौन से टेस्ट करवाएँ? आप बताएँ एक बार रेबीज के कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? अगर ये हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो अगर किसी को महसूस हो तो वो टेस्ट वगैरह करवा सके, दो जो भी कोई टेस्ट हो। देखियो नील, ऐसा है कि स्टार्टिंग फेज में कोई भी टेस्ट हम कराएं, जरूरी नहीं उसके अंदर पॉजिटिव आ जाए। वैसे इसमें एफएटी होता है, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग, वो किया जा सकता है। तो इसमें जो पेशेंट एक्सपायर हो गया है, उस पेशेंट का जो ब्रेन होता है वहां से सैंपल लेकर के एफएटी जो एंटीबॉडी है उसमें टेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो स्किन जो होती है, जो अफेक्टेड पेशेंट है जिसको रेबीज हो गया, उसकी स्किन से भी सैंपलिंग लेकर के ये किया जा सकता है। और इसमें एक पीसीआर टेस्ट भी होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। तो टेस्ट बहुत अवेलेबल है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूट में ही ये टेस्ट अवेलेबल है। अगर डॉक्टर कंफर्म्ड हो जाता है साइन सिम्टम से और हिस्ट्री से कि पेशेंट को जो है रेबीज हो चुकी है, तो वही डॉक्टर इन टेस्ट को मोस्टली करवाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो को शेयर करें प्लीज, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छी वीडियो है और रेबीज के बारे में पूरी जानकारी है। डॉक्टर साहब हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं रेबीज के बारे में। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर अभी मान लो किसी को कुत्ता काट गया, तो तुरंत उसके लिए क्या उपचार करें और इसके क्या वो है, आप बताएं। देखो, कोई भी कुत्ता काट जाए या बिल्ली जो है काट जाए, हाँ जो भी है। तो हमारे को पहले ये देखना पड़ेगा कि उसने इफेक्ट कैसे किया है। जैसे कुत्ता जो पंजा है, पंजा मार के चला गया, स्किन के ऊपर मार के चला गया, स्किन इंटैक्ट है, मतलब स्किन डैमेज नहीं हुई, या फिर हल्का सा उसका सलाइवा बहुत कम मात्रा में लग गया है, आपको लगता है, देखिए वाश इस केस में आपको करना है, साबुन से वाश करना है, कम से कम 15-20 मिनट। 15-20 मिनट के हाँ लिए जी, धोना है उसको उसको। साबुन से करो और उसको गर्म पानी से करो। गर्म मैं पानी। एक नई चीज ऐड कर रहा हूँ उसमें, किताबों में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि गर्म पानी जो है हीट जो होती है वायरस को अफेक्ट करती है। तो गर्म पानी में डिटोल डाल के
और आप साबुन से या डिटर्जेंट से उसको वो घाव को अच्छी तरह से धोएं, चाहे घाव पे कितना भी दर्द हो। तो इसमें वैसे देखा जाए तो कॉन्टेक्ट में आने के बाद पहला जो स्टेप है वो हमारा यही होना चाहिए, इसको वुंड वाशिंग कहते हैं। दूसरा जो स्टेप है, हमें ये देखना पड़ेगा कि कट कितना बड़ा लगा है। अगर सुपरफिशियल है, थोड़ा सा भी लग रहा है, ब्लड वगैरह आया है, तो हमारे को टेटनस का इंजेक्शन भी साथ में लगवाना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, जहाँ हेल्थ फैसिलिटी कोई नजदीकी हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे वहां पर जाइए, टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाइए। और अगर आपको लगता है या डॉक्टर को लगता है कि वायरस जो है बॉडी में गया होगा, जिसे छोटा मोटा स्क्रैच भी लग जाए, तो वहां पर आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो वैक्सीन जो होती है ये आजकल अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी रखते हैं और गवर्नमेंट सेटअप में भी अवेलेबल है। अच्छा तो सर, ये वैक्सीन का कोर्स कितना होता है इनका, या आप कैसे कहें? देखो ऐसा है कि इसमें ना, हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो 3 तरह की जो है वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक, जब कोई जानवर काट लेता है और घाव थर्ड कैटेगरी का होता है, थर्ड कैटेगरी मतलब कि बहुत ज्यादा जानवर ने काट लिया है, जिसकी वजह से ट्रांसडर्मल वुंड हो गया, खून बहुत ज्यादा बह गया है और उसके दांत बड़ी गहराई तक चले गए हैं, घाव पूरा बड़ा है, डेप्थ तक है, तो उसमें हम एक आरआईजी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो होती है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन होता है। ये दो तरह का मिलता है। एक तो इक्वाइन आरआईजी होता है, ये 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मिलता है। दूसरा आरआईजी जो होता है वो ह्यूमन आरआईजी बोलते हैं उसको, वो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगता है। बाकी इसकी डोज जो है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपको डिसाइड करके देगा कि कितना इंटरनेशनल यूनिट का आपको इंजेक्शन लेकर के आना है। ये जो इम्यूनोग्लोबिन है उस घाव के अंदर और उसके अराउंड जो है लगाना होता है, ताकि लोकल एरिया में जितने भी वायरसेस हैं वो उसके कांटेक्ट में और मैक्सिमम वायरसेस को ये खत्म कर सके। तो ये तो इम्यूनोग्लोबिन हुआ। वैसे इसको हम, कुछ लोग इसको वैक्सीन भी बोल देते हैं, बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। दूसरा जो होता है, इसमें वैक्सीन होती है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल जो वैक्सीन होती है स्किन में लगती है, और इंट्राडर्मल वैक्सीन का जो रेजिमेंट है वो 0.1 ml लगती है ये, और इसको लगाते हैं 03, 7 और 28 डे। तो 0 वो डे होता है जिसमें काटा जाता है, उसके फिर 3 थर्ड डे, फिर उसके 7वें दिन और फिर 28वें दिन पे लगाई जाती है इंट्राडर्मल। दूसरी वैक्सीन जो होती है वो इंट्रामस्कुलर होती है, उसमें छोटी छोटी वायल आती है, लगभग 1 ml उसमें वैक्सीन होती है। तो उसका स्केड्यूल होता है 0, 3, 7, 14 एंड 28 डे। कई केसेस में ये 19th डे पे भी, 90 मतलब 90वें दिन पे भी लगाई जाती है। ये डिसाइड आपका डॉक्टर करेगा। इसके बारे में आप अपने लोकल एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर जो है उससे कांटेक्ट करेंगे। आपका जो ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करेगा आपका डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है। देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ, ये हम जागरूकता के लिए बना रहे हैं, क्योंकि रेबीज के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, कुत्ते काटने के बहुत केसेस आ रहे हैं। हाँ सर, हम भी देख रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में लगभग है ना डेली के प्रतिदिन के केस कम से कम नहीं तो मैं अभी भी ड्यूटी पे आके देखा है, कम से कम 10-15 केस तो ये डॉग बाइट के अभी तक आ चुके हैं। तो रोज का है ये, अब चल रहा है ये बहुत तो ज्यादा। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं, सूचना के लिए बना रहे हैं, जनहित में, ताकि लोगों को जागरूक हो लोग कि कितनी खतरनाक बीमारी है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को रेबीज हो गई तो ये कंफर्म्ड है कि उसको बचाना मुश्किल है। अभी तक मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में कोई भी रिपोर्टेड केस नहीं है कि बचा हो। ठीक है, एक दो केसेस हैं, अपवाद है। हम जब एमबीबीएस में पढ़ते थे तो हमारी पार्क की मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन की बुक होती थी। उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि 2-3 केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो सर्वाइव हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 2-3 केस सर्वाइव हुए, तो इसका मतलब इसका डेथ रेट 100% है। तो इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी जानवर, कुत्ता है या बिल्ली है, घर का कोई भी जानवर, भैंस भी कई बार काट लेती है, कई बार जो है ऊंट भी काट लेता है, कोई भी जानवर काट ले, जंगली जानवर भी चाहे काट ले, कहीं जंगलों में घूमने चले गए हुआ, तो कोई भी जानवर अगर वहां काट लेता है
तो मेरे हिसाब से आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। वुंड को वॉशिंग तो वहीं पे आप जल्दी से जल्दी कर ही सकते हैं, वो मैंने बताया कैसे करना है आपको। और उसके बाद जो है डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके इमीडिएटली जो है आपको वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन का जो रेजिमेन मैंने बता दिया वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वो आरआईजी देगा या फिर वो आपको वैक्सीन देगा इंट्राडर्मल या फिर इंट्रामस्कुलर। ये डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में वैक्सीन कौन सी अवेलेबल है। अगर इंट्राडर्मल अवेलेबल है तो रेजिमेन अलग होगा, और अगर इंट्रामस्कुलर है तो रेजिमेन अलग होगा। ये डिसाइड आपका डॉक्टर करेगा। अच्छा अनिल, एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ इस बारे में जी जी सर। कि मैंने कई बार विलेजेस में देखा है कि कुत्ता काटने के बाद लोग मिर्च को बांधते हैं। हाँ हाँ सर, चिली ये पाउडर लोकल में, जो है, हाँ चिल्ली पाउडर। चिली पाउडर को जो है वो घाव के ऊपर बांध लेते हैं और उसकी पुल्टिस बना के या फिर पट्टी बना करके जो है वो लगा लेते हैं। तो देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मिर्च जो होती है ये किसी भी हालत में, ऐसा लगता नहीं है मुझे कि ये वायरस को रोक पाएगी अगर किसी जानवर ने काट लिया है तो। क्योंकि मिर्च के अंदर कैप्सिनिन वगैरह केमिकल्स होते हैं और ऐसा कोई रिसर्च नहीं है अभी तक अवेलेबल कि ये जो है वायरस को मार देती है। तो ऐसे में आप कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। अगर कुत्ते ने काटा है, किसी भी जानवर ने काटा है जिसको रेबीज है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपना वैक्सीनेशन वाला जो है ट्रीटमेंट अपना लेना शुरू करें। वुंड वॉशिंग के बाद, वुंड वॉशिंग तो आपको जल्दी से जल्दी कर ही लेना है इसमें, ठीक है। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे चरखी दादरी में सिविल हॉस्पिटल में भी 24 आवर्स रेबीज के इंजेक्शन अवेलेबल है और स्नेक बाइट के भी अवेलेबल है। तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24 आवर्स आपातकालीन विभाग या मॉर्निंग में भी आप किसी भी समय जो ओपीडी चलती है उस समय आके ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी जी सर बताइए। कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये हम किसी की जान बचाने के लिए बना रहे हैं, इसमें हमारा और आपका कोई स्वार्थ नहीं है। तो इस वीडियो को जनहित में आप लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोगों को ये जागरूकता वाला मैसेज मिल सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। ये मेरा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है सभी उन व्यूअर्स से जो आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। और डॉक्टर साहब भाई आते रहते हैं, और जो भी किसी भी बीमारी के बारे में आपको पता करना हो, उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं डॉक्टर साहब के पास, किसी न किसी टॉपिक पे जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए सर थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।